गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको वेक्टर स्टार्ट किए थे और वेक्टर का एक लेक्चर आपका कंप्लीट कर दिए थे। उसको बच्चों आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा यहाँ पर क्या है रोल है। डायरेक्शन की वजह से यहाँ आपका क्या है बच्चों, वेक्टर का मैथमेटिक्स अलग हो जाता है। तो डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाए हैं। तो जरा समझते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यानी वेक्टर पढ़ने के लिए बच्चों क्या है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका पहले कुछ पॉइंट लिखा है बच्चों, जरा उसको समझिए। तो कह रहा है टू वेक्टर्स आर अरेंज इन सच वे दैट, दो वेक्टर को इस प्रकार से अरेंज करिए कि, अगर अरेंज है बच्चों तो अरेंज है तो और अच्छी बात है, अगर अरेंज नहीं है तो दो वेक्टर को अरेंज करना आपको, ठीक है ना। कैसे करना है, अरेंज दैट इट्स टेल टेल और हेड हेड केप्ट एट ए पॉइंट, इस प्रकार से उसको अरेंज करना है कि दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर हो जाए, है ना। देन देयर आर टू एंगल्स आर फॉर्म, तो ऐसा करने से बच्चों दो एंगल बनता है। तो उसमें जो मिनिमम एंगल होगा, द मिनिमम एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल चाहिए बच्चों, ठीक है, तो दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर अरेंज करिए। अगर अरेंज किया हुआ है क्वेश्चन में तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे कैसे अरेंज करेंगे उसको। ठीक है, अरेंज करिए, उसके बाद दो एंगल बनेगा, उसमें से सबसे मिनिमम एंगल होता है वही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है बच्चों। तो आइए जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते बच्चों कि ये मान लेते कोई वेक्टर ये है और ये वेक्टर आपका क्या है बी है, और ये आपको 60 डिग्री दिखाएगा बच्चों, कितना 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाए बताइए, 300 डिग्री है कि नहीं। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो आप आसानी से बता देंगे एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों का टेल बच्चों एक पॉइंट पर है ही, देखो दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर रखना था, तो देखिए दोनों का टेल एक पॉइंट पर है। उसके बाद दो एंगल बन रहा है, देखो इधर बन रहा है 60, इधर बन रहा है 300, तो इसमें जो मिनिमम एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री यहाँ पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इस क्वेश्चन में पहले से आपका क्या अरेंज किया हुआ था दोनों का टेल एक पॉइंट पर, अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये बातें समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। और देखिए एग्जांपल, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर आपका ये है और ये वेक्टर आपका क्या है बी है। अब इसको थीटा लिख देते हैं बच्चों, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों थीटा का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन ज्योमेट्री से फिगर से पता चल रहा है कि थीटा जो है मिनिमम एंगल है, क्योंकि दोनों का टेल एक पॉइंट पर है और दो एंगल बन रहा थीटा और दूसरा बन रहा 360 माइनस थीटा। तो थीटा जो है यहाँ पर मिनिमम एंगल है बच्चों, फिगर से पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ठीक है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो आपका कितना बताइए थीटा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर बोल सकते कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। और आगे देखिए, अब इससे मान लेते बच्चों की वेक्टर आपका ये है और ये वेक्टर आपका क्या है बी है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है ना, ये जो एरो जो लगा हुआ है ना, इधर एरो नहीं है बच्चों, एरो आपका इधर हो गया है, एरो आपको इधर हो गया, ठीक है ना, एरो आपको इधर हो गया, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, तब आपसे पूछेगा कि बताइए ए और बी के बीच का एंगल कितना है। अब आपसे पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो बच्चों अब 60 नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं 60 बोलेंगे बताइए, क्योंकि सर आप बोलेंगे कि दोनों का टेल एक पॉइंट पर होना चाहिए या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर होना चाहिए, ठीक है। तो एक का तो टेल है सर, दूसरे का क्या है हेड है, तब तो आपका क्या होगा 60 डिग्री तो नहीं होगा, तब कैसे निकालेंगे बताइए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या कहते हैं, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं,
पैरेलल शिफ्ट करने से बच्चों रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप चाहें तो किसी वेक्टर को क्या कर लीजिए, पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो हम लोग पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि वेक्टर ये है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका क्या है, बी है, तो ये दोनों वेक्टर आपको क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। देखिए जितना भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बच्चों, सभी आपस में क्या है, पैरेलल है, सब आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, सब आपस में एक दूसरे क्या है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन आपका क्या होता है, सेम। तो किसी भी वेक्टर को बच्चों पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है ना, अनचेंज रहता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ये वेक्टर आपके पास ये है, समझने की कोशिश करेंगे, और बी आपका बच्चों यहाँ पर था, है ना, डॉट लाइन से दिखा दिए, बी यहाँ पर था। अब इसको पैरेलल शिफ्ट क्यों करेंगे बताइए, क्योंकि दोनों का टेल एक पॉइंट पर होना चाहिए, फिर हेड होना चाहिए। और अभी हम लोग बोले किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको आगे इसको क्या कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं बच्चों ऐसे। तो ये वेक्टर बी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो गया, पैरेलल शिफ्ट हो गया ना। तो ऐसा करने से दोनों का टेल देखिए, दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया बच्चों। अब उसके बाद मिनिमम एंगल निकालेंगे, तो देखिए एक एंगल ये बढ़ रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है ना। तो हमको तो यही बोले कि मिनिमम एंगल है, इसको निकाल लीजिए। देखिए इसको पैरेलल शिफ्ट किए हैं, तो ये आपको 60 डिग्री है बच्चों, ठीक है ना, 60 डिग्री है, और टोटल तो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आपसे पूछ रहा था बच्चों कि ए और बी के बीच एंगल कितना होगा, तो एक्चुअली में ए और बी के बीच 60 नहीं था, कितना था, 120। यहाँ पर कहलाएगा ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो दोनों वेक्टर का टेल या फिर दोनों वेक्टर का हेड एक जगह रखने के बाद हमको चेक करना है कि मिनिमम एंगल कौन है बच्चों, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अगर नहीं है तो उस वेक्टर को क्या कर लेंगे, पैरेलल शिफ्ट करके एक जगह टेल और एक जगह हेड लाने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। ये चलिए ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसको देखते हैं। जैसे मान लेते कि वेक्टर ये है और ये वेक्टर आपका क्या है, बी है, एक दूसरे के अपोजिट है बच्चों, ठीक है। तो बी है, तो दोनों का टेल एक पॉइंट पर है, उसके बाद दो एंगल बनेगा, तो एक एंगल इधर से बढ़ रहा और एक एंगल इधर से बढ़ रहा, तो ये हो गया 180 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना कहलाएगा, तो यहाँ पर बच्चों 180 ही कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों बराबर हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, 180 आपका क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। यानी यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर दोनों बराबर हो जाने की वजह से यहाँ पर मिनिमम तो हुआ नहीं, यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री यहाँ पर क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। जिससे मान लेते बच्चों कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा, मूव कर रहा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, v1 है, यहाँ का वेलोसिटी कितना है बताइए, v1 है, ठीक है। और जब ये घूम के यहाँ पर चला गया तो यहाँ का वेलोसिटी दिखा रहे हैं बच्चों v2, क्या दिखा रहे हैं आपको, v2। अब आपको बताना है कि v1 और v2 के बीच का एंगल कितना होगा जब सेंटर पर 120 डिग्री एंगल बन रहा होगा। कितना क्या निकालना बताइए, एंगल बिटवीन, आपको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन v1 एंड v2, v1 और v2 के बीच का एंगल आपको बच्चों निकालना है। आ रही बात समझ में। चलिए तो इसको देखिए कैसे करेंगे, सो है ना। तो हम लोग क्या पढ़े बताइए कि सर दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड एक पॉइंट पर होना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर एक जगह नहीं है तो उसको पैरेलल शिफ्ट करके एक जगह ले जाइए। तो चलिए हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। v1 को यहाँ पर ले आते पहले, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको मन किया कि v1 को यहाँ पर पैरेलल ले आइए सर, और उसके बाद मिनिमम एंगल निकाल लीजिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पर v1 ले आए हैं। आप लोग जब आंसर करेंगे बच्चों तो फिर से फिगर बना लीजिएगा, हम तो इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर ले गए, तो देखिए दोनों का टेल एक जगह है बच्चों, तो ये जो हो जाएगा वो मिनिमम एंगल हो जाएगा, ये मिनिमम एंगल होगा, इसी को हम लोग क्या कर लेना, फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सो थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे। तो इसको ऐसे सीधा कर लीजिए, ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए,
ठीक है। तो 120 है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 60 हो जाएगा। ये 60 है तो 90 है तो ये हो जाएगा 30, ये 30 है पूरा 90 तो ये हो जाएगा 60। अगर ये 60 है तो पूरा 180 होता बच्चों, तो ये आपका क्या होगा 120 हो गया। तो एक तो तरीका ये हुआ, आराम से उसको निकाल लिए। तो एंगल बिटवीन V1 एंड V2 जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 120 डिग्री हो जाएगा। अब किसी के दिमाग में बातें चला कि सर हमको मन कर रहा था ना कि इसको पीछे ले आते, तो ले आइए, इसको पीछे ले आइए और इसको आगे बढ़ा दें। ऐसे भी कर सकते, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते किसी वेक्टर को। तो V1 को यहाँ पर लेके चले जाइए, अब V2 को पैरेलल पीछे ले आइए। डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, पैरेलल का मतलब क्या, डायरेक्शन सेम होना, तो डायरेक्शन नहीं बदले बच्चों। तो ऐसा करने से दोनों का टेल एक पॉइंट पर हो गया। अब ये एंगल निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, 180 है, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 180 तो हो गया। अब इसे 120 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अगर ये 60 हो गया सर, तो ये पूरा 60 है, 180 है तो कितना हो 120। तो यहाँ से भी आप क्या कर लिए 120 निकाल लिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों ने कि दो वेक्टर के जो बीच का जो एंगल है ना, वो 0 से लेकर आपका क्या होगा 180 के बीच ही होगा बच्चों। 0 से कहाँ तक होगा, 180 के बीच का ही एंगल होगा। यानी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 180 होगा बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा संभव ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, बहुत से विद्यार्थी को लगा इससे ज़्यादा क्यों नहीं होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो अभी कितना 60 डिग्री, चलो ठीक है, दोनों का टेल एक पॉइंट पर है। ऐसे हो जाएगा बी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बी ठीक है। ऐसे हो जाएगा तो 120 मान लेते हैं, तो 120 हो गया। ऐसे हो गया तो कितना हो गया 180 हो गया यहाँ तक। लेकिन जैसे ही आप ऐसे बढ़ा देंगे तब इधर से एंगल नहीं मेजर करेंगे, अब इधर से मेजर करेंगे, क्योंकि अब एंगल सबसे कम इधर से हो जाएगा बच्चों। अरे बस में अब इधर से नहीं मेजर करेंगे, अब इधर से मेजर करना क्या कर देंगे शुरू कर देंगे, इधर से मेजर करना शुरू कर देंगे। तो फिर ये एंगल क्या हो 180 से कम हो जाएगा। इसलिए दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है बच्चों, आपका क्या हुआ 0 से लेकर 180 के बीच में ही एंगल होता है। आरी बस में तो इतने आइडिया से बच्चों आपको पता चल गया होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं बच्चों क्या है ना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो हेडिंग दीजिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देखिए बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। एडिशन का मतलब रिजल्टेंट, अगर मान लो कि दो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, दो ही वेक्टर का रिजल्टेंट क्यों, आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर किसी बॉडी पर दो ही फोर्स थोड़ी लगेगा, दो से ज़्यादा भी लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, 5 लगेगा, दो ही कोई जरूरी है कि लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दो ही आप क्यों हेडिंग दिए। देखो बच्चों, हम लोग पहले दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख जाएंगे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए सीख जाएंगे तो 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कोई भी जितने भी वेक्टर को ऐड करना होगा तो आप इजीली ऐड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़िया से रूल्स हमको समझना पड़ेगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए। इसीलिए हम लोग बच्चों सबसे पहले स्टडी करते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। सो जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बच्चों पहले से बना हुआ है। ट्रायंगल क्या है, पहले से बना हुआ है, और आपको वेक्टर रिप्रेजेंट भी किया हुआ। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको इसको ये कह रहा है कि ये वेक्टर है, और ये आपको क्या है बी है, और ये आपको कह रहा है क्या है सी है। अब आपको बताना है कि इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा ट्रायंगल लॉ से। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर इसका डिफिनेशन देखिए क्या रहा है कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी दो वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करिए ट्रायंगल के साइड से, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बच्चों अगर पहले से रिप्रेजेंट किया हुआ तो और अच्छी बातें हैं, अगर रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन लास्ट साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज अपोजिट टू द प्रीवियस वेक्टर। तो लास्ट जो साइड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों अपोजिट होगा। तो जरा देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या वेक्टर आपको बच्चों देखिए, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो दोनों वेक्टर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया बच्चों, हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज में है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखाएगा C इज इक्वल टू लिखाएगा A प्लस B लिखाएगा।
आ रही बस में, क्योंकि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में दोनों है तो ये आपका रिजल्टेंट होगा, तो सी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते कैसे दिया हुआ बच्चों, ठीक है ना। पहले से ट्रायंगल बनाया हुआ, अगर नहीं बनाया दिया रहेगा बच्चों तो हम लोग बनाएंगे भी। तो चलिए पहले मान लीजिए कि आपको दिया हुआ ही है, ये मान लीजिए कि F1 फोर्स है और ये आपका क्या है F2 फोर्स है और ये आपको मान लीजिए F3 फोर्स है। तो बताइए इसमें से रिजल्टेंट कौन फोर्स होगा, इसमें से रिजल्टेंट कौन फोर्स होगा बच्चों। तो देखिए क्या है, यहाँ पर देखो F1 दिखाया गया ऐसे, फिर आपको दिखाया गया F2 ऐसे, और F3 बच्चों आपको ऐसे दिखाया गया है ना। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये बच्चों अपोजिट में है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर बोलेंगे सर F3 जो होगा वो रिजल्टेंट होगा, और किसका होगा, F1 प्लस F2 का। तो F3 जी इक्वल टू लिखाएगा F1 प्लस F2। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कभी कभी आपको एंगल ही पूछ सकता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये 30 डिग्री दिखाया गया है, ये 60 डिग्री दिखाया गया है, और ये आपको 90 डिग्री दिखाया गया है ना। अब आपसे पूछा कि बताइए F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है। देखिए F1 और F2 के बीच का एंगल, F1 एंड F2 के बीच का एंगल बताना बच्चों, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू बताना किसके बीच, लेकिन F1 एंड F2 के बीच। तो देखिए F1 बच्चों आपको इधर है ना ऐसे, और F2 इधर है, दोनों का टेल तो एक पॉइंट पर है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, आगे इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा F1, तो इसका टेल इधर है और इसका टेल इधर है, दोनों का टेल एक पॉइंट पर आ गया, तो मिनिमम एंगल तो ये ना हो जाएगा, तो ये 30 है, अब पूरा 180 होता है, कितना हो 150 डिग्री, यानी F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है बताओ, 150 डिग्री है बच्चों। आरी बस में उसी प्रकार से अगर आपको कहा जाए कि F2 और F3 के बीच कितना एंगल है, F3 एंड F2 के बीच का एंगल कितना, अगर ये आपको कहा जाए तो देखिए यहाँ पर दोनों का हेड एक पॉइंट पर है, देखिए इसका भी और इसका भी आपका क्या है, हेड एक पॉइंट पर है बच्चों। अगर ये दोनों का हेड एक पॉइंट पर है तो मिनिमम एंगल तो 60 ही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। न्यूमेरिकल में आगे जरूरत पड़ सकता है बच्चों एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हम आपको कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये F3 इधर है और F1 आपका क्या इधर है, और दोनों का टेल एक पॉइंट पर है, तो 90 डिग्री, यानी यहाँ पर किसके बीच का एंगल बताइए 90 डिग्री है। तो F1 एंड F3 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री बच्चों। तो आगे बस समझ में कैसे कर रहे हैं कि रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। सो दो वेक्टर को पकड़ लेना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थर्ड रिजल्टेंट होगा और उसका डायरेक्शन दोनों वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। और भी एग्जांपल्स इसको समझ पाएंगे, इसको जरा देखिए। देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लेते बच्चों को ऐसे आपको देते हैं, ये है ना, ये F1 फोर्स है, ये आपका F2 फोर्स है, और ये आपका बच्चों F3 फोर्स है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें रिजल्टेंट कौन वेक्टर है, इसमें से आपसे पूछेगा कि रिजल्टेंट कौन वेक्टर है। तो आप अभी कॉन्सेप्ट पढ़े उसके आधार पर बात करिए। तो देखिए आप कह सकते हैं कि सर इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो थर्ड रिजल्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, उसी के डायरेक्शन में है कि नहीं। F3 का इधर डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो कोई भी दो वेक्टर है और पकड़ लीजिए बच्चों, दो का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन थर्ड अपोजिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका क्या मतलब वो जरा समझना चाहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर लीजिए ना, एक वेक्टर को क्या कर लीजिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए F1 को ऐसे लिखते हैं। तो अगर F1 इधर है ना तो -F1 बच्चों आपको इधर हो जाएगा, यानी किसी वेक्टर में माइनस लग जाने से ना उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसको भूल जाइए और इसको और इसके बारे में सोचिए। तो देखिए अगर ऐसा हो जाएगा सर, तो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है ही, और -F1 इसका अपोजिट में है, इसका मतलब माइनस जो हो जाएगा ना, -F1 जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा, और हो जाएगा F2 प्लस कितना F3 हो जाएगा बच्चों ऐसे। और अगर बच्चों इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या, 0 वेक्टर लिखा जाता है बच्चों, यहाँ वेक्टर का साइन है। आगे हम थोड़ा सा इसके आगे पढ़ने के बाद इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी फिलहाल लिख लीजिए
कि यहाँ पर क्या होगी बताइए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये समझेंगे कि अगर सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, सभी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। कोई वेक्टर अगर F1 है इधर तो माइनस लगा देंगे, उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, उसको लिख देंगे माइनस F1। इसको बच्चों हम लोग आगे तुरंत पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका मतलब भी समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसी से क्वेश्चन जेईई मेन क्वेश्चन आया था बच्चों, एक बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, यहीं से उठाया गया था क्वेश्चन बच्चों। एक जैसे मान लीजिए बॉडी है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से जा रहा है, और उसमें बोला गया कि 3 फोर्स लग रहा है उस पर, F1 F2 एंड F3, 3 फोर्स लग रहा है, और तीनों को बच्चों ट्रायंगल से दिखाया गया था इस प्रकार से, ट्रायंगल से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे दिखाया गया था ट्रायंगल से। और तब आपसे पूछा था कि वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, घटेगा, डायरेक्शन बदलेगा या फिर अनचेंज हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था बच्चों। तो देखिए 3 फोर्स F1 F2 तो लग रहा है, लेकिन ट्रायंगल लॉ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि सभी का सम क्या है, 0 है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर तीनों को क्या है बताइए, 0 है, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोल सकते कि नहीं बोल सकते। तो 0 का मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसका रिजल्टेंट 0 है। अगर रिजल्टेंट 0 होगा बच्चों तो उसके इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आइडिया आपको दे रहे हैं, इस प्रकार से कहीं क्वेश्चन में आपको मिलेगा आगे, तो एक छोटा सा आपको आइडिया दिए हैं।